रामू नाम का एक किसान सुधागढ़ नाम के गांव में खेती करता था। वो बड़ी मेहनत कर अपने खेतों में बीज बोना, धान निकालना, अपने खेतों को साफ सुथरा रखना, ये सारे काम अच्छे से करता था। और उसमें उसकी पत्नी सुमन हमेशा ही उसका साथ देती थी। लेकिन फिर भी साल भर में उन्हें जितना अनाज लगता था वो उतना ही अनाज उत्पादन कर पा रहे थे। सुमन पढ़ी लिखी लड़की थी। सुमन ने शादी से पहले कभी भी खेत नहीं देखे थे और ना ही खेतों में कभी काम किया था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे कर वो खेतों के काम सीख रही थी। एक दिन सुमन रामू से, सुनिए जी, मुझे खेतों की ज्यादा समझदारी नहीं है, लेकिन हमारे खेतों में पानी है, तो क्यों ना हम कोई बगीचा लगवाए। सुमन, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हमारी जमीन में गेहूं जवार भी अच्छे से नहीं हो पाता। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सिर्फ अपना पेट भर सके इतना ही कमा पाते हैं, और तुम कह रही हो बगीचा लगाओ। हम मिट्टी परीक्षण करवाएंगे और उसी हिसाब से करें तो। क्या तुम इतना नहीं जानती कि हमारे गांव में जिसने भी ये बगीचे लगाए हैं वो किसी ना किसी कारण खराब हो गए, और जितने पैसे उन्होंने इस बगीचे के लिए लगाए उतने भी नहीं निकल पाए। वो सुधीर तो शहर से खेतों का ज्ञान सीख कर आया था और पपाया का बगीचा लगवाया उसने यहाँ पर। उसे इतना औषधियों का इस्तेमाल करना पड़ा कि वो सारा पैसा लगा लगा कर बर्बाद हो गया। अपनी खुद की सेहत भी खराब कर ली उसने। और वो दामू काका, उन्होंने तो केले का बगीचा लगवाया था। केले आना शुरू नहीं हुआ कि दाम इतना गिर गया कि बस। ऐसे कई सारे लोग हैं सुमन। मैं केले या फिर पपैया जैसे साल में एक बार लगाकर फिर से लगाने वाले बगीचे के बारे में नहीं बोल रही थी। मैं तो ऑरेंज, आम ऐसे बगीचे के बारे में बोल रही थी। देखते हैं सुमन, अब कल से हमें पहले अपने खेत जोतने हैं। अब सुमन जब भी वक्त मिले वो मोबाइल पर खेतों की जानकारी लेने लगी। इतना ही नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बगीचे की बात हो रही थी। अब वो अपने पति की सहायता से खेतों की मिट्टी परीक्षण करने के लिए भेज देती है और कौन कौन सा उत्पादन अच्छा होगा ये देखती है। सुमन के मनाने पर राजू अपने खेतों में से कुछ हिस्से में गुलाब के फूलों के पौधे लगवा देता है। ये देख गांव का एक आदमी रामू से, अरे रामू, क्या पगला गए हो क्या? ये फूल दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करता है हर रोज? अरे भाई, सुमन की बड़ी इच्छा है कि वो गुलाब की खेती करे। अरे ये पत्नी की बात कितनी माननी है और कितनी नहीं, ये तो हमें समझना चाहिए। पागल हो गया है तू पढ़ी लिखी औरत की बातों में। उस आदमी के ऐसे कहते ही रामू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुमन से, सुमन, आज सिर्फ तुम्हारे कारण गांव के सारे लोग मुझ पर हंस रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए जी, आज जो हम पर हंस रहे हैं, कल वही आकर हमसे पूछेंगे कि कहाँ से ये पौधे लेकर आए हो और ये खेती कैसी की जाती है। आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, तो मतलब मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूं? अरे सच तो बोल रहा था वो कि कौन खरीदेगा तुम्हारे फूल, कहाँ इस्तेमाल होते हैं हर रोज ये फूल। उस आदमी की बात सुनकर रामू बड़ा ही अस्वस्थ था। वो उस दिन शराब पीकर सुमन को बहुत मारता है, लेकिन सुमन उफ तक नहीं करती। उसे बड़ा दुख होता है, लेकिन वो जानती थी कि जब तक वो ये सिद्ध नहीं करती कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है, तब तक कोई भी रामू से ऐसे ही कहेगा। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। अब गुलाब के पौधों को कलियां आना शुरू हो चुका था। उन्हें देख सुमन, सुनिए जी, देखो हमारे गुलाब के पौधों को कितनी सारी कलियां आ चुकी है। हाँ, तो इन फूलों की माला बनाकर पहननी है क्या मुझे? आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? एक बार तो मुझ पर विश्वास करो। मैंने आपसे सिर्फ 3 महीने मांगे थे। हाँ करो, अपनी मनमानी करो तुम। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पति को कोई क्या कहे? ऐसा नहीं है जी। सुमन बोल ही रही थी कि रामू वहाँ से चला जाता है। इस बात से सुमन के मन को बड़ी ही ठेस पहुँचती है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी सुमन शहर में इंटरनेट की सहायता से ऐसे कुछ लोगों से कांटेक्ट करती है जो उसे फूल का अच्छा दाम दे सके। अब कुछ ही दिनों में पौधों पर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल आने लगते हैं और अलग अलग व्यापारी रामू के खेतों में आने लगते हैं। एक दिन एक व्यापारी रामू से, रामू, तुम्हारे खेतों के फूल तो बड़े ही सुंदर है, और दूर से ही इन फूलों की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। देखो रामू, तुम जितने बोलो मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ तुम्हें इन फूलों के, लेकिन तुम्हें ये सारे फूल मुझे ही बेचने होंगे। अरे भाई साहब, आप तो गेहूं और जवार के व्यापारी हो ना?
तो ये फूल क्यों? क्या करोगे इन फूलों का? मेरी बेटी की शादी है और वहाँ बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए मुझे ये सुंदर फूल चाहिए। रामू ये बात सुनकर चौंक जाता है और व्यापारी रामू को 10,000 रुपए निकाल कर दे देता है और बाकी के पैसे ऑर्डर मिलते ही मिल जाएंगे कहकर वहाँ से चला जाता है। रामू को इतने रुपयों की आशा ही नहीं थी। अब रामू घर जाकर सुमन से, अरे सुमन, सुमन, ये देखो तुम्हारी पहली कमाई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, तुम पर हाथ भी उठाया और तुम हमेशा हमारे अच्छे और सुखी परिवार के बारे में सोचती रही। अजी ये तो हम दोनों का संसार है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। देखिएगा एक दिन हमारी ये बात हमें इतनी ऊंचाई देगी कि हम सबकी प्रेरणा बन पाए। दूसरे दिन दोनों मिलकर फूलों की कटाई करते हैं और इंटरनेट के जरिए उन्होंने किस प्रकार से फूलों का बंच करते हैं ये सीखा और उसी प्रकार से फूलों को बांधकर वो उस व्यापारी के घर पहुंचा कर आते हैं। वहाँ उन्हें फूलों का बहुत अच्छा दाम मिला। अब हर रोज बगीचे में फूलों की कटाई शुरू हुई। इतना ही नहीं, उन्हें पास के शहर से कई सारे ऑर्डर्स आने लगे और धीरे धीरे रामू और सुमन ने मिलकर बहुत सारी इज्जत के साथ साथ पैसा भी कमाया। अब वो गांव के बाकी के लोगों को भी सलाह देने लगे। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में रामनाथ नाम का एक नौजवान अपनी सौतेली माँ मीरा, भाई राघव और पिता काशी के साथ रहता था। रामनाथ का सौतेला भाई राघव पढ़ा लिखा था। रामनाथ मीरा का सौतेला बेटा था, इसीलिए मीरा हमेशा रामनाथ से बुरा व्यवहार करती थी। लेकिन रामनाथ मीरा की किसी बात का बुरा नहीं मानता था। वो हमेशा मीरा को अपनी माँ समझता था। वो हमेशा माँ उसके बारे में अच्छा ही सोचेगी ये सोचता था। रामनाथ खेती में काम करता था और राघव की अच्छी जॉब थी। अब कुछ ही दिनों में रामनाथ की शादी हो जाती है और जैसे ही रामनाथ की शादी हो गई, मीरा ने रामनाथ को उसकी पत्नी के साथ घर से बेदखल कर दिया। रामनाथ और उसकी पत्नी हताश होकर मीरा से, माँ, ऐसा मत कीजिए, आखिर हमारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे सौतेले बेटे हो, समझे? रामनाथ ये सब सुन अपनी पत्नी राधा के साथ घर से जाने के लिए निकलते हैं। तभी उसके पिताजी उसके पास आते हैं और रामनाथ से, बेटे, मुझे माफ कर दो बेटे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज तुम्हारी माँ ने जो किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है बेटे। कोई बात नहीं पिताजी, शायद हमने ही कुछ पाप किया होगा, इसलिए उसकी सजा हमें मिल रही है। तभी मीरा घर के अंदर से बाहर आती है और काशी से, बस बस बहुत हुआ बाप बेटे का भरत मिलन, आप चलिए अंदर और हाँ तुम निकलो यहाँ से और खबरदार आइंदा गांव के आसपास भी नजर आए तो। उस वक्त रामनाथ की पत्नी पेट से थी, लेकिन ऐसी हालत में उन पर घर छोड़ने की नौबत आ गई। सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे राघव को मिले, इसीलिए मीरा ने रामनाथ और राधा को घर से बेदखल कर दिया था। रामनाथ और राधा रोते हुए गांव से शहर आ पहुंचे। रामनाथ पढ़ा लिखा ना होने के कारण अब उसने रास्ते पर पत्थर फोड़ने का काम शुरू किया। उसकी पत्नी राधा पेट से थी, फिर भी वो अपने पति से ये बात छुपाती है और उसकी मदद करती थी। एक दिन रामनाथ राधा से, राधा, देखो ना, मैंने तुमसे शादी की ताकि हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए और मैं तुम्हें इस छोटी सी झोपड़ी में ले आया। अरे राधा, तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? जी वो मैं पेट से हूँ। क्या सच में? ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मैंने जब ये बात माँ को बताई, उसी दिन माँ ने हमें घर से निकाल दिया। मैं इस बात से डर गई थी। अरे राधा, इसमें डरने की क्या बात थी? शायद हमारी किस्मत ही वैसी थी। जाने दो, आज से तुम अपना ख्याल रखना और काम सिर्फ मैं अकेला करूंगा। रामनाथ अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। दिन बीतते गए और राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कुछ महीने बीत जाने के बाद राधा और रामनाथ दोनों अपने बेटे राजू को साथ लेकर काम पर जाते थे। देखते देखते राजू बड़ा होने लगा। अब उन्होंने अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्हें पढ़ाई की कीमत हालात ने बता दी थी। राजू अब स्कूल जाने लगा। एक दिन राजू स्कूल में जा रहा था, तभी महेश, एक अमीर बाप का लड़का, राजू से,
अरे अरे, इसको तो देखो, इसका शर्ट कितना फटा हुआ है। बेचारा राजू, क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? राजू बहुत निराश मन से वहां से चला जाता है। सारे अमीर बाप के बेटे राजू पर हंसने लगते हैं। उस दिन राजू घर जाकर अपने पिताजी से, पिताजी, आप मुझे नई ड्रेस कब खरीद कर देंगे? सब लड़के मुझ पर हंसते हैं। बेटा जल्द ही लाएंगे, तुम जानते हो ना हमारे हालत। ठीक है पिताजी। पिताजी, हमारे घर में तो लाइट भी नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं? रामनाथ उसे अपने झोपड़ी के बाहर लाता है और रास्ते पर लगी लाइट के नीचे बिठाता है और खुद भी वही बैठ जाता है। राजू, आज से तू रात के समय यहाँ पर पढ़ाई करेगा और मैं तेरे पास बैठूंगा। दूसरे दिन से राजू महेश और उसके दोस्तों की बातें अनसुनी कर वहाँ से चला जाता। वक्त बीतता गया। राजू 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हुआ। अब वो और भी कड़ी मेहनत करने लगा। अपने बेटे की मेहनत देख रामनाथ और राधा पहले से ज्यादा काम करने लगे। हालांकि उनकी तबीयत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे। 12वीं कक्षा में राजू स्कूल में फर्स्ट आया। सभी टीचर्स ने उसे शुभकामनाएं दी। उसका अखबार में फोटो भी आया। ये देख, आज तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया बेटा, हम बहुत खुश हैं। राधा, जाओ जल्दी से हमारे बेटे के लिए उसके पसंद का हलवा बनाओ। जी, हमारा बेटा पास हो गया है, ये बात मुझे सुरेश ने पहले ही बता दी थी, तो मैंने ये हलवा बना कर रखा है। इससे आप ही हमारे बेटे का मुंह मीठा करो। राजू अपने माँ के पैर छूकर उनसे आशीष लेता है। राजू का बहुत बड़ा सत्कार किया जाता है। अब राजू अपने आगे की पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी भी करने लगा है। अब राजू दिन भर काम करता और रात के समय रास्ते पर लगे लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसके साथ उसके पिता हमेशा की तरह सोते। ऐसा करते करते उसने अपना ग्रेजुएशन उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण किया। ग्रेजुएशन होते ही उसने सरकारी अफसर बनने की चाह से एग्जाम देना शुरू कर दिया। उसने अपने इरादे और भी ज्यादा पक्के कर लिए और पहले से ज्यादा पढ़ाई करके उसमें भी वो अव्वल नंबर से पास हो गया। अब राजू तहसीलदार बन चुका था और उसे वही नौकरी लग गई थी जहाँ से उसके पिता रामनाथ और माँ राधा को धक्के मारकर निकाल दिया गया था। राजू अपने पिताजी से, पिताजी, अब आपको और माँ को कोई काम करने की जरूरत नहीं, अब आप सिर्फ आराम करेंगे। आज तक आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, अब मेरी बारी है। पिताजी, हमें कल ही रामपुर गांव में जाना है। क्या? रामपुर गांव में? लेकिन क्यों बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बताया है क्या? अरे पिताजी, आप इतने हैरान क्यों हैं? मेरी वही तो नौकरी लगी है। अब पुरानी सारी बातें रामनाथ और राधा राजू को रोते हुए बताते हैं। पिताजी, आपने पहले ये सारी बातें क्यों नहीं बताई मुझे? कितने दुख सहे हैं आपने। हमें कल ही वहां जाना है पिताजी। ठीक है बेटा। वहां जाने के बाद राजू देखता है कि एक औरत कुछ दिनों से ऑफिस में बार बार आ रही है। राजू रामनाथ की सौतेली माँ मीरा को पहचानता नहीं था, तो उन्हें देख राजू उनसे, दादी जी, कौन है आप? मैं आपको कई दिनों से यहाँ आते देख रहा हूँ। क्या काम था आपका? मुझे बताइए, मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ। बेटे, क्या कहूँ, मेरे 2 बेटे थे, एक सौतेला और एक मेरा खुद का। मैंने अपने बेटे के लिए अपने सौतेले बेटे को घर से निकाल दिया और अब हमारे बेटे ने हमसे बिना पूछे हमें अंधेरे में रखकर हमारी सारी खेती खुद के नाम पर कर ली है और हमें घर से बेदखल कर दिया। अब हम कहाँ जाए बेटा? राजू चौंक जाता है और मन ही मन, कहीं ये वही तो नहीं जिन्होंने मेरे माँ पिताजी को। राजू गुस्से से वहां से निकलने लगता है। तभी मीरा उसके पैर पकड़कर, बेटे कुछ तो हमारी मदद कर दो। देखिए, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। किसी की हालत की आपने कभी परवाह नहीं की है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जा सकते हो यहाँ से। तभी वहां का चपरासी मीरा के पास जाकर, माँ जी, आप जानते हैं ये कौन है? ये वही है जिनके माँ पिताजी को अपने घर से बेघर कर दिया था। मीरा वही अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसी वक्त वहां रामनाथ आ जाता है और मीरा से, माँ, पिताजी, आप दोनों इस हालत में? हमें माफ कर दो बेटे, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ जो किया वो हमारे बेटे ने आज हमारे साथ किया है। हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। आप मेरी माँ हैं। आपका हम पर पूरा अधिकार है। आप दोनों हमारे साथ घर चलो।
आज से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। रामनाथ अपने माँ पिताजी को अपने साथ लेकर घर चला जाता है और सारी बातें भूलकर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हमें जिंदगी से हारना नहीं है। एक ना एक दिन जिंदगी हमें जिताती है।